हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाटिका एजुकेशन में। आज के वीडियो में बीपीएससी एडीओ दूसरे पेपर का तीसरा मॉडल प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो या टेस्ट सीरीज अपलोड होंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, श्री कृष्ण सिंह, जो भाग लिए थे और बिहार के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रमुख नेता थे यह, और इनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता था। और यह जो है ना 1946 से 1961 ईस्वी तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया था। कब से कब तक? 1946 से लेकर के 1961 तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 1 हेक्टेयर से कम। ठीक है। जो कृषि संगणना हुआ था 2015-16 में, पहला चरण जो चरण 1 था, इसके अनुसार क्रियाशील जो जोत की परिचालित क्षेत्र थे में से सीमांत जोत जो था 1 हेक्टेयर से कम था। ठीक है, 1 हेक्टेयर से कम। अगर इसी जगह पर लघु जोत पूछ दिया जाए, हो सकता है मे भी प्रश्न इस तरह के पूछे जाए, लघु जोत था 1 से 2 हेक्टेयर के बीच। ठीक है। इसी तरह जो अर्ध मध्यम जोत, जो डाटा आया था उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, अर्ध मध्यम जोत इसकी टोटल ये थी 2 से 4 हेक्टेयर। उसके बाद आया था तीसरा मध्यम जोत भूमि। मध्यम जोत का कुल क्षेत्र था 4 से 10 हेक्टेयर। ठीक है। और सबसे ज्यादा था बृहद जोत। बृहद जोत क्षेत्र, इसमें गणना किया गया 10 हेक्टेयर और इससे अधिक 10 हेक्टेयर प्लस। तो ये चीजें क्लियर है आपको। लघु जोत 1 से 2 हेक्टेयर के बीच था, अर्ध मध्यम जोत 2 से 4 हेक्टेयर, मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर और बृहद जोत जो था 10 हेक्टेयर से अधिक था। और यहाँ पर पूछा गया था एक और, क्या? कृषि भूमि जोत का आकार। ये 1 हेक्टेयर से कम का ही क्षेत्र था बिहार भारत में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज कर लूं। अगला प्रश्न है यहां पर, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था? इनको मिला था श्रम विभाग, जो 2 सितंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 11 सहयोगी थे जिनके साथ मिलकर अंतरिम सरकार का गठन किया गया। उसके सदस्य जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जगजीवन राम, राजेंद्र प्रसाद, ये सभी थे। तो यहाँ पर ना जगजीवन राम जी को श्रम मंत्रालय सौंपा गया था। ठीक है, ये चीजें क्लियर है आपको। और इसी तरह और भी मंत्रीगण थे, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद को मिला था कृषि। कृषि किनको मिला था? आरपी राजेंद्र प्रसाद सिंह को। ठीक है। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या मिला था? गृह मंत्रालय। वल्लभ भाई पटेल को क्या मिला था? गृह विभाग। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाते हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। ओके। और एक थे सी राजगोपालाचारी, इनको शिक्षा विभाग मिला था। इसी तरह सी एच भाभा थे, इनको निर्माण खान ऊर्जा मिला था। बलदेव सिंह को रक्षा विभाग। रक्षा विभाग किनको मिला था? बलदेव सिंह जी को। ये अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था उसके आधार पर ये पूरा फैक्ट्स है। ठीक है। और यहाँ पर क्या है? वित्त मंत्रालय, ये मिला था लियाकत अली को। लियाकत अली, इनको वित्त मंत्रालय मिला था। ठीक है, क्लियर है चीजें। कानून मंत्री कौन बने थे? जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल को कानून मंत्री बनाया गया था। तो सारे फैक्ट्स मैंने क्लियर कर दिया, इसमें से एक कृषि और गृह को अधिक करके बताया ताकि ये सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले फैक्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय सूची के अंतर्गत शामिल है, ये हो जाएगा इनमें से कृषि, संचार, रक्षा सभी हो जाएगा, तो 1 से अधिक हो जाएगा। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें ना 100 विषय शामिल होते हैं। संघीय विषय में 100 विषय शामिल होते हैं जिसमें महत्वपूर्ण हो जाते हैं जैसे कृषि, रक्षा, संचार हो गया, बैंकिंग, रेलवे, डाकघर, वायु सेवा हो गया, बंदरगाह, विदेश व्यापार, मुद्रा, ये सभी ना संघीय सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन दिखता नहीं है? ये हो जाएगा राहु। राहु जो है हम पृथ्वी से नहीं देख पाते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु को नवग्रह में एक स्थान दिया गया और दिन में राहु काल जो होता है ना 24 मिनट की अवधि होती है जो अशुभ मानी जाती है।
किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? यह बघेलखंड, ठीक है, जो कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा एक दूसरे को काटती है, यह क्षेत्र ना मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, मध्य प्रदेश से लेकर के छत्तीसगढ़ तक। अगला प्रश्न, किसान नेता मोतीलाल तेजावत किससे संबंधित है? तो ये जो है मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। 1921-22 में मोतीलाल तेजावत ने भील विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक सबसे लंबा है? NH-31 सबसे अधिक लंबा है, और भारत का सबसे लंबा राजमार्ग की बात कही जाए तो NH-44 है, ठीक है, जिसकी लंबाई लगभग 4745 किलोमीटर मापी गई है। उत्तर प्रदेश में श्रीनगर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैली है। उत्तर का श्रीनगर से दक्षिण के कन्याकुमारी तक कौन सा राजमार्ग? NH-44। और बिहार के राजमार्ग में NH-31, ठीक है, यहाँ बिहार का पूछा जा रहा है, पूरा भारत का पूछा जाए तो NH-44 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? यह है गया जिले में, ठीक है, रामायण काल में इसका उल्लेख मिलता है। और इसी मान्यता है कि गया के किनारे जो प्रवाहित नदियां हैं, कौन सी नदी? फल्गु नदी, ठीक है, फल्गु नदी में पहले ब्रह्मयोनी पहाड़ के ऊपर से प्रवाहित होती थी, लेकिन माता सीता के श्राप से फल्गु नदी विलुप्त हो गई, ऐसा मान्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? 2000 ईस्वी में। डेट था 15 नवंबर 2000, ठीक है। दक्षिणी भाग, जो बिहार का दक्षिणी भाग का 18 जिला है, इसको अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था? सही जवाब हो जाएगा 1999 में। वेरी इजी। अगला प्रश्न, मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेर शाह सूरी के द्वारा परगना को विकसित किया गया। और परगना प्रशासन को विकसित करने के लिए अधिकारी नियुक्त किया था उसने, जिसमें अधिकारी कौन कौन से थे? तो परगना के अधिकारी थे, यहां पर आएगा, यहां लिख दूं, परगना के अंतर्गत जो अधिकारी इसमें शामिल होते थे, ये थे सिकदार। क्या? सिकदार। सिकदार जो होते थे पुलिस का प्रमुख होता था और सैनिक दस्ता का होता था। दूसरा था मुंसिफ, परगना के अंतर्गत जो आते मुंसिफ, ये भूमि की माप करता था और लगान व्यवस्था की देखभाल करता था। फिर होता था फौतदार। फौतदार ये जो है परगने की खजांची होता था। एक था कारकुन। कारकुन जो होता था हिसाब किताब लिखना यानी रिकॉर्ड कीपर हुआ करता था। तो ये था शेरशाह सूरी का परगना प्रशासन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? पटना, जो इसका श्रेय जो है इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को दिया जाता है। भारत में वहाबी आंदोलन पटना के बिहार में हुआ था। एक इस्लामी धार्मिक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था और भारत में इसका नेतृत्व किसने किया था? सैयद अहमद बरेलवी साहब ने किया था। अगला प्रश्न है, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा AIKS की स्थापना बिहार के किसके नेतृत्व में हुई थी? सही जवाब हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में 1936 ईस्वी में हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष भी बने थे। और इस सत्र में NG रांगा को इसका सचिव चुना गया था। NG रांगा इसके सचिव बने थे, ठीक है। बिहार भारत के किस राज्य में रोबोटिक मैनहोल सफाई तकनीक विकसित की? सही जवाब हो जाएगा केरला में यह तकनीक स्थापित किया गया है। और ये जेने रोबोटिक्स द्वारा विकसित रोबोट का नाम है, इसका नाम है बैंडिकूट। बैंडिकूट इसका नाम रखा गया। अगला प्रश्न है, IIT मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है? अल्टेयर के साथ, ठीक है। $1 मिलियन का निवेश किया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट विकिरण निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर प्रदान करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा त्वचा का कैंसर। ये स्किन कैंसर जो होता है अल्ट्रावायलेट रे के कारण होता है। और ओजोन परत के क्षरण से सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं सीधे शरीर पर पड़ती है, जिसके कारण त्वचा का कैंसर फैलने लगता है। अगला प्रश्न है, द्विबीजपत्री पौधों के तने में संवहनी बंडल सामान्यतः किस रूप में होते हैं?
ये होते हैं संपार्श्विक रूप में होते हैं, ठीक है। संपार्श्विक रूप में संवहन बंडल, जो संवहन उत्तक का एक रज्जुक होता है, और एक बीजपत्री में संवहन बंडल जो होता है जाइलम और फ्लोएम से बना होता है, और द्विबीजपत्री में यह जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम से बना होता है। जाइलम, फ्लोएम प्लस कैम्बियम से होकर द्विबीजपत्री में बनता है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल के फलों का फैलाव होता है, ये होता है मेसोकॉर्प द्वारा। नारियल का वनस्पतिक नाम क्या हो सकता है? तो कोकस न्यूसीफेरा, लिख दूं यहां पर। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वैज्ञानिक नाम अक्सर पूछे जाते हैं। न्यूसीफेरा ये होता है साइंटिफिक नेम, SN साइंटिफिक नेम है नारियल का, कोकस न्यूसीफेरा। अगला प्रश्न, फूल का डैश फल बनता है। जो फूल का जो अंडाशय होता है यही फल का निर्माण करता है, और परिपक्व अंडाशय को ही फल कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? ये कोशिका झिल्ली, खाली स्थान पे कोशिका झिल्ली हो जाएगा, ठीक है। और आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में यह कोशिका झिल्ली पाया जाता है, और प्रत्येक कोशिका के बाहर चारों ओर एक मजबूत, पतला, मुलायम और लचीला झिल्ली होता है, जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। और यह झिल्ली ना लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। किस किस से? ये झिल्ली जो होता है लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग डैश से बना होता है। सही जवाब हो जाएगा ये 94% से बना होता है। लगभग 94% लसिका में व्हाइट ब्लड कण पाए जाते हैं। मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? सही जवाब इसका हो जाएगा विकल्प ई। इसमें से एक से अधिक हो जाएंगे। और प्राणियों के जो शरीर का बाहरी सतह और शरीर के अंदर जो स्थित अंग होते हैं उसका बाहरी और भीतरी सतह का निर्माण करने वाला जो उत्तक होता है उसको उपकला उत्तक या उपकला कोशिका कहा जाता है। और वास्तव में उपकला कोशिका जो होता है एक ऐसी कोशिका होती है जो शरीर के अंगों को आच्छादित करके उनकी रक्षा करती है। और ये अंग कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे गुर्दा हो गया, फेफड़ा, जिगर, इन सब में ये पाई जाती है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ई, ठीक है, एक से अधिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? विकल्प सी, लेवोसियर को कहा जाता है। किसको? लेवोसियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला थोथा, इसका रासायनिक रूप क्या है? तो रासायनिक रूप जो नीला थोथा है तूतिया होता है, इसको तूतिया भी कहा जाता है। कॉपर सल्फेट जो होता है CuSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है। विकल्प सी इसका सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। नेक्स्ट, फुलेरीन अथवा बकीबॉल कार्बन परमाणुओं का बना होता है। इसका सही जवाब है जो ये एक्सट्रीमली सॉरी, फुलेरीन एक कार्बन का अपरूप होता है ना, जिसमें कार्बनिक परमाणु का संख्या जो होता है 60 होता है। कितना? टोटल 60 होता है। और फ्लोरीन का सबसे साधारण रूप माना जाए तो बकमिनिस्टर होता है, और गोलाकार फुलेरीन को बकीबॉल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? बकीबॉल के नाम से, ठीक है। और ये बेलनाकार फुलेरीन जो होता है कार्बन नैनोट्यूब कहा जाता है। बेलनाकार जो होता है वो कार्बन नैनोट्यूब उसको कहा जाता है, कार्बन नैनो ट्यूब। क्वेश्चन बन सकते हैं इस तरह के। और फुलेरिन की संरचना ग्रेफाइट की तरह होती है। किसके तरह? ग्रेफाइट की तरह होती है इसकी संरचना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा विकल्प ई हो जाएगा, क्योंकि इसका जो बकीबॉल है ना 60 परमाणु से बनकर मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर 60 कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तो कोई नहीं हो जाएगा, विकल्प ई हो जाएगा। कितने परमाणु से? 60 से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है, जलीय विलयन जिसका pH 0 है होगा। इस राइट आंसर हो जाएगा यह अम्लीय प्रवृत्ति का होगा, ठीक है। किससे? अम्लीय प्रवृत्ति का। और किसी विलयन का pH स्केल पर 0 से 7 तक माप जो होता है अम्लीयता को दर्शाता है। अगर pH स्केल पर 0 से 7 है तो यह अम्लीय होगा, ठीक है। और 7 से 14 के बीच की जो माप होगी इसको क्या कहा जाएगा? क्षारीय, क्षारीय कहा जाएगा, ठीक। रासायनिक गुणों को अपवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण है, कौन से हो जाएंगे ये? तो ये न्यूट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन एक
विद्युत उदासीन कण होता है, पूरी तरह से मुख्य कण नहीं है, बल्कि यह अस्थायी सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है। क्या? न्यूट्रॉन। चलिए अगला प्रश्न है, जिन डब्बों में खाना पैक किया जाता है उस पर टीन की परत चढ़ी होती है, ना कि जिंक की, क्योंकि ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि खाना पैक करने वाले डिब्बे जो होते हैं वह भोजन के अम्ल क्षार से प्रतिक्रिया कर खाद्य पदार्थ को जहरीला बना सकता है, जबकि टीन जो होता है काफी कम प्रतिक्रियाशील होता है, जिसमें खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो सही जवाब हो जाएगा, जिंक जो होता है टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। चलिए अगला प्रश्न है, किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान होगा। ये क्रांतिक द्रव्यमान जो क्या होगा? तो उसके क्रांतिक आकार के संगत वह द्रव्यमान जो श्रृंखला अभिक्रिया को जारी रखने के लिए आवश्यक होता है उसको क्रांतिक द्रव्यमान कहा जाता है। सबसे पहले तो ये क्लियर करना जरूरी था, ठीक है, क्रांतिक द्रव्यमान होता क्या, ये चीजें क्लियर है आपको। और किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान जो होता है श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान होता है, सबसे कम जो द्रव्यमान होगा वही होगा। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान, न्यूनतम मास, मिनिमम मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है कोई भी लेंस यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि इसमें ना 5 सेंटीमीटर जो होते हैं इसकी फोकस दूरी, उत्तल लेंस बेहतर होगा। 5 सेंटीमीटर वाला उत्तल लेंस सबसे बेहतर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी 5 सेंटीमीटर वाला उत्तल लेंस का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो विकल्प ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगर ये होता ऑप्शन में तो यही सही करके आपको आना है, 5 सेंटीमीटर वाला उत्तल लेंस। निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका विकल्प सी, दृष्टि पटल पर बनता है, और नेत्र द्वारा देखी गई वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है रेटिना यानी दृष्टि पटल जिसको कहते हैं, इस पर बनता है। और रेटिना जो होती है बहुत सारी प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं से जुड़ी होती है। जो रेटिनाओं पर प्रतिबिंब बनते हैं उनका रूप, रंग और आकार का ज्ञान मस्तिष्क को भेजने का काम करता है, और रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? यह बनेगा उल्टा और वास्तविक बनेगा, ठीक है। ये चीजें साइंस में आप लोग पढ़े होंगे, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आंख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? सही जवाब हो जाएगा इसका विकल्प सी, सिलियरी मसल्स के कारण यह होता है। चलिए वेरी इजी आंसर था। अगला प्रश्न है, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? सही जवाब है इसका, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही संबंध कौन सा है? यह हो जाएगा घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान अपॉन आयतन, ठीक है। नेक्स्ट, एक फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो ये होता है 10 टू द पावर -15 मीटर के बराबर होता है। विकल्प सी सही जवाब हो गया इसका, ठीक। और फेक्टोमीटर जो मीटर में होते हैं, अगर पिकोमीटर का मान इसमें पूछा जाए तो पिकोमीटर में इसका मान क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -12 हो जाएगा, अगर पिकोमीटर में पूछा जाता है, फेम्टोमीटर की जगह पिकोमीटर में। तो आपको सही जवाब करके आना 10 टू द पावर -12। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ था? तो ये था जूट और रुई उद्योग। 1855 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे जो रिसरा नामक स्थल हुआ करता था, और 1859 ईस्वी में इस कारखाने में पावर लूम लगाया गया। कौन सा? पावर लूम, वस्त्र उत्पादन के लिए, ठीक है। और उसके बाद इस क्षेत्र में जूट उद्योग का विकास होते गया, लेकिन स्वाधीनता प्राप्ति से देश का विभाजन हो गया, जिसमें लगभग 80% जो पटसन हुआ करता था, पटसन ये बांग्लादेश में हुआ करता था। कहां पर? बांग्लादेश में, वर्तमान का बांग्लादेश। उस समय वो था कौन सा? पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। पाकिस्तान के दो हिस्से थे, जो अभी पश्चिम पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान है। जो पूर्वी पाकिस्तान था अभी बांग्लादेश है वर्तमान का, ठीक है। इसलिए भारत पे इस उद्योग का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक नियोजन विषय है, कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा समवर्ती सूची का विषय है। 1956 से 61 के बीच पीसी महालनोबिस, जो पीसीएम जिसको कहते हैं, पीसी महालनोबिस मॉडल, ये दूसरा पंचवर्षीय योजना जो लागू हुआ था, ठीक है, इस पर आधारित था, ठीक। उसी समय की बात है, आर्थिक नियोजन इकाई उसी में शामिल किया गया था। और यह समवर्ती सूची का विषय है, और संविधान के 7वीं अनुसूची में रखा गया है, 7th शेड्यूल में इसको रखा गया है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की? चलिए सेम क्वेश्चन आ गया,
किसके द्वारा? तो पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था। विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कब से कब? 1956 से 61 के बीच तैयार किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, छठवीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या था? राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि यह विकास ग्रामीण लोगों के समग्र विकास से उद्देश्य से शुरू होता है और बहु परियोजना कार्यक्रम था। और इसका शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। कब? 2 अक्टूबर 1952 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा कोई ना सही उत्तर है ही नहीं। नीति आयोग भी नहीं है, ये भी नहीं है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये भी नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा कोई नहीं। विकल्प ई इसका सही जवाब हो जाएगा। पंचवर्षीय योजनाओं को बेहतर कार्यान्वयन और विकास संबंधी मामला में सलाह और साझा आर्थिक नीति और भारत के संतुलित विकास के लिए ना अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। उस समय इसका राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण का गठन किया गया, और जो कि ना ही संवैधानिक संस्था है, ना ही संवैधानिक कानूनी संस्था है। ठीक है, और राष्ट्रीय विकास परिषद में भारत के प्रधानमंत्री जो अध्यक्ष के रूप में कार्यरत होते हैं, और सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि, और योजना आयोग जो अभी समाप्त हो गया, इसके जगह पर नीति आयोग आया है, तो इसके लिए प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष बन जाते हैं इसी कारण से। ठीक है, और नीति आयोग के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि इस परिषद के बारे में कोई घोषणा नहीं मिलती, परंतु जो ढांचा जो है इसका नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें नीति आयोग मुख्यमंत्री और यूनियन टेरिटरीज के गवर्नर की समिति होती है, जो गवर्निंग काउंसिल के माध्यम से इस पर निर्णय लेता है। और पूर्वी क्षेत्र में की बात की जाए तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा लिया जाता है। ठीक, मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है। ये हो जाएगा जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर और प्रति व्यक्ति आय। वेरी इजी आंसर, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में चलित न्यायालय, इसका मानस पुत्र जो ब्रेन चाइल्ड है, ये क्या हो सकता है? सही जवाब है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, 2007 में सर्वप्रथम न्यायालय की स्थापना हरियाणा में की गई थी इस आधार पर। कब? 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी 74वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में प्रदान की गई 3 प्रकार की नगरपालिकाओं में से एक नहीं है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, टाउन एरिया कमेटी। कौन सा? टाउन एरिया कमेटी। जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था ना 1992 में, इसमें भाग 11A को पेश किया गया जो नगर पालिकाओं से संबंधित है, और इसमें इसके अधीन जो अधिनियम पेश किए गए थे वो था कि आकार और क्षेत्र के आधार पर 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का गठन होगा। यानी ग्रामीण से शहरी क्षेत्र के संक्रमण वाले क्षेत्र को नगर पंचायत कहा जाएगा, छोटे शहरों के लिए नगर परिषद, और बड़े शहरी क्षेत्र के लिए नगर निगम का प्रावधान किया गया। बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ। कब हुआ? 1957 में इसका गठन किया गया, और इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता ही बने थे, और इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना की सिफारिश की, जिसकी संस्तुति पर पंचायती राज व्यवस्था को देश में लागू किया गया था। क्लियर है चीजें? समिति जिसकी संस्तुति पर देश को पंचायती राज को लागू किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, बलवंत राय मेहता। भी बताया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, लोकसभा के प्रति। किसके? लोकसभा के प्रति यह जवाबदेही होता है। कौन? इंडियन पीएम। अगला प्रश्न। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? सही जवाब हो जाएगा केवल लोकसभा के प्रति। ठीक है, क्योंकि उसका मुखिया जो प्रधान है वही प्रधानमंत्री ही लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, तो मंत्रिपरिषद निश्चित रूप से रहेगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? सही जवाब हो जाएगा निर्देशक परिवर्तनीय नहीं होते, जबकि अधिकार जो है परिवर्तनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है इसमें, तो ये जो वर्णन इसका किया गया है किसमें? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? आप सब पढ़े होंगे, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है आर्टिकल 32 में, जिसको भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, इसके बिना इन्होंने कहा था कि एक अनुच्छेद ऐसा है जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, और यह संविधान की आत्मा और हृदय है। ठीक है,
इसी अनुच्छेद के बारे में कहा था, आर्टिकल 32 के बारे में B.R. अम्बेडकर ने ये बातें कही थी। किस या किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 120 क्लॉज 1 के अंतर्गत सदन के किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की इजाजत देगा अध्यक्ष, जो लोकसभा का अध्यक्ष है। और आर्टिकल 110 क्लॉज 1 यानी आर्टिकल 110 क्लॉज 1 का संबंध धन विधेयक से है, और आर्टिकल 122(2) जो है इसका संबंध जो है न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच ना करने से होता है। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है आपकी? चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? ये हो जाएगा अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? राइट आंसर है विकल्प सी, अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, हाइड्रोजन नहीं है। जो मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन हो गया, उसके बाद आ जाता है 1 2 3 इधर हो गया, ठीक है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड भी आ जाता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी ना ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण है। और हाइड्रोजन की बात की जाए तो यह एक स्वच्छ ईंधन है, स्वच्छ ईंधन है। ठीक है, गिर नेशनल पार्क कहां स्थित है? सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, गुजरात में। ठीक है, एशियाई शेर का एक प्राकृतिक आवास है यह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभ्यारण्य नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा इसका विकल्प डी, नतके। ठीक है, ये नतकी होगा जाए, जिसको एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहा जाता है, एनजीटी। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2000 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी, सॉरी 2010 को की गई थी, 2000 नहीं 2010, एक्सट्रीमली सॉरी, 2010 को इसकी स्थापना हुई थी एनजीटी की। और पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन सहित पर्यावरण से संबंधित मामलों की प्रभावशाली और त्वरित निपटारे के लिए इसकी गठन किया गया था इसका। और इसके अध्यक्ष जो है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। और एनजीटी का मुख्यालय कहां पर है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो प्रकाश श्रीवास्तव, प्रकाश श्रीवास्तवा। आप लोग कमेंट गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें चेंज होती रहती है, करंट का विषय है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए वर्ष एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई? तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, 2010। अभी मैंने क्लियर किया था 18 अक्टूबर 2010 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय इंटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? सही जवाब हो जाएगा वनस्पति उद्यान। अगला प्रश्न, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? आर्द्र भूमि के संरक्षण से। ठीक है, यह संधि 2 फरवरी 2 फेब 1971 को ईरान के शहर रामसर में हुआ था। ठीक है, कहां का? ईरान का शहर था, इसलिए इसे रामसर संधि के नाम से जाना जाता है। भारत ने संधि पर कब हस्ताक्षर किया था? भारत ने हस्ताक्षर किया था 1 फरवरी 1982 को रामसर स्थल संधि पर समझौता किया था और हस्ताक्षर भी किया था। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? सही जवाब हो जाएगा सीमित संसाधन पर। अगला प्रश्न, जनसंख्या घट जाएगी यदि, कब घटेगी? सही जवाब है जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक होगा तो जनसंख्या घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1901 से 1931 के मध्य भारत के मंद या ऋणात्मक नगरीकरण के मुख्य कारण रहे हैं? ये हो जाएंगे अकाल और महामारी। पेनाइन जो यूरोप है, अल्पेशियन अमेरिका और अरावली उदाहरण जो है भारत का, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत हो जाएगा क्या? तो एक से अधिक, बायोगैस, परमाणु, भूतापी और सभी हो जाएंगे, एक से अधिक, विकल्प डी सही जवाब हो गया। निम्नलिखित देशों में से किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? राइट आंसर है ये संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? तो ये हो जाएगा लॉरेन बेसिन। ठीक है, नोड और वहां का पास डी सालोन्स फ्रांस की जो प्रमुख कोयला की खान है, वहीं पर रूर घाटी, सार बेसिन, ये सभी ना बेसिस जर्मनी का प्रमुख कोयले की खान हुआ करती है। और विश्व का लगभग 2% कोयला का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। कहां पर? जर्मनी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी माना जाता है? वेरी इजी आंसर, शुक्र ग्रह को माना जाता है, जिसको इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, यानी इवनिंग स्टार यानी संध्या का तारा या भोर का तारा। और शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, ये भी क्लियर कर लीजिए आप लोग, और पृथ्वी के निकट का स्थित ग्रह है, और इस ग्रह का आकार और द्रव्यमान पृथ्वी के आकार द्रव्यमान के लगभग बराबर है, इसलिए पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, यही रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? यह हो जाएगा सूर्य। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे, कौन सा? नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? कौन कौन से तत्व इसमें शामिल होते हैं? ये हो जाएंगे निकेल और फेरस, Ni निकेल, Fe फेरस, इसलिए इसको नीफे के नाम से जाना जाता है। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत की योगदान कितना है? सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी 12%। भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान कौन से हैं? कोरोमंडल तट पर सबसे अधिक वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसूनी जो पवन होती है अक्टूबर से नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी को पार करते हुए ये नमी ग्रहण कर लेती है। और कोरोमंडल तट जो तमिलनाडु है वो हो गया, दक्षिण आंध्र प्रदेश का क्षेत्र हो गया, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक और दक्षिण पूर्वी केरल का झंझावती वर्षा के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। और पश्चिम भारत की बात की जाए तो भूमध्य सागर से आने वाले जो क्षीण सुतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा करते हैं। मानसून की उत्पत्ति की तापीय विचारधारा के प्रतिपादक व समर्थक हैं, कौन हो जाएंगे? सही जवाब है एडमंड हेली। ठीक है, 1686 ईस्वी में एशियाई मानसून के उत्पत्ति की व्याख्या की थी और संकल्पना के अनुसार इनकी संकल्पना जो हुई थी, मानसून स्थल और महासागरीय क्षेत्र में विभेदक मौसमी जो उष्मन होते हैं उससे उत्पन्न जो बृहद स्तर के स्थल और जलीय पवनें होती है जो समीरे वायु होती है, इसकी गतिक संकल्पना का प्रतिपाद फ्लोन महोदय के द्वारा किया गया था 1951 ईस्वी में। चलिए ये सभी फैक्ट्स आपको याद रखना है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि, वेरी इजी आंसर है, हवाएं जो होती है किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं हो पाती, इसलिए राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है। 8 डिग्री चैनल भारत को किस देश से अलग करता है? राइट आंसर है विकल्प सी मालदीव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी नेपाल के साथ सामान्य सीमा है? तो जनरल सीमा हो जाएगी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। कौन कौन सा? यूपी, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के साथ नेपाल की सामान्य सीमाएं लगती हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? कौन से राज्य की सीमा भारत का? तो बिहार के सीमावर्ती राज्य जो हैं इनमें से एक से अधिक हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल भी लगता है, झारखंड भी लगता है, उत्तर प्रदेश भी, एक से अधिक हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है सर विलियम जोन्स ने। भारतीयों का कौन सा वर्ग पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था? यह हो जाएगा शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई थी? इंडिया डिवाइडेड। 1873 में किसने सत्यशोधक समाज स्थापित किया था? राइट आंसर है विकल्प सी ज्योतिराव फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, इन शब्दों को किसने कहा? सही जवाब है विकल्प डी B.A. स्मिथ के द्वारा कहा गया 1904 ईस्वी में। ठीक है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? राइट आंसर है विकल्प डी मेरठ से प्रारंभ हुई थी। आपको मैंने कहा था 1857 की क्रांति से संबंधित एक क्वेश्चन बीपीएससी को पसंद है, एक क्वेश्चन निश्चित बीपीएससी पूछता ही पूछता है। ठीक है, जो 1857 की क्रांति है ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बहुत बड़ा और अहम घटना था और इस क्रांति की शुरुआत जो है 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुआ, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध इन स्थानों में जाकर फैल गया। और इस विद्रोह की औपचारिक शुरुआत मुख्य रूप से इसी तारीख को हुआ था 10 मई 1857 को। और इससे पहले जो है 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी से जो 34वीं इन्फेंट्री थी, 34th इन्फेंट्री थी, इसके सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के विरोध में अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूसन को गोली मारकर विद्रोह का शंखनाद वहीं से हो गया था। ठीक है, इसके बाद विद्रोही ने 12 मई को सुबह दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल बादशाह बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। तो वहीं पर हुआ था क्या, एक डेट अलग रखी गई लेकिन विद्रोह पहले ही फैल गया, जिसके कारण इसमें तितर बितर हो गया, यह सफल नहीं हो पाया था। लेकिन बहुत हद तक
माना जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम का बीज यहीं से बोया गया था 1857 की क्रांति से। इसको ना आपको क्लियर करना चाहिए, इसको जरूर पढ़ना चाहिए डिटेल्स में। जैसे तरह बीबी को बेस पसंद है, उसी तरह बीपीएससी को 1857 की क्रांति पसंद है। इसको पढ़ के जाना आपको। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो सही जवाब हो जाएगा 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को। ठीक है। और कुंवर सिंह जो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के सेना सिपाही भी थे और कई युद्ध में ब्रिटिश सेना को पराजित भी किया था। एक महानायक थे। और 22 अप्रैल 1858 को इनका जगदीशपुर में अंतिम लड़ाई इन्होंने लड़ी थी। कब? 22 अप्रैल 1858 को। और 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास इनकी मृत्यु हो जाती है। सॉरी, 26 अप्रैल को इनकी मृत्यु होती है, 26 अप्रैल 1858 को। ठीक है, ध्यान रखना आपको कब इनकी मृत्यु, 26 अप्रैल 1858 को। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो ये हो जाएगा नाना साहब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ, मौलवी हमदुल्ला फैजाबाद से, बेगम जीनत महल दिल्ली से। ये सभी हो जाएंगे, एक से अधिक हो जाएगा, तो विकल्प ई इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, विकल्प ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? उसका नाम था मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह के समय में फारस के शाह नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर दिया और करनाल के युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया। करनाल का युद्ध हुआ था 1739 में, जहां पर पराजित किया। और वापस जाते समय मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा अपने साथ लेते चला गया। मयूर सिंहासन को तख्ते ताउस के नाम से भी जाना जाता है। मयूर सिंहासन, इसको और क्या नाम आता है? तख्ते ताउस। हो सकता है ये भी पूछ दिया जाए, मयूर सिंहासन की जगह तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट। तो आपको टिक करके आना है, मोहम्मद शाह ही अंतिम था। 1739 के करनाल युद्ध में नादिर शाह लेके फुर्र हो गया। जवाबित का संबंध किससे था? सही जवाब हो जाएगा राज्य कानून से, विकल्प ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहां पर। अगला प्रश्न तो यहीं से शुरू हो गया था। कोस मीनार है, कोस मीनार क्या है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। जो कोस मीनार जो है दूरी मापने का एक पैमाना होता है और इसे मील स्तंभ भी कहा जाता है। और इसका निर्माण जो है अफगान शासक शेरशाह द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? शेरशाह के द्वारा करवाया गया था। ये क्या है? एक दूरी निर्धारक होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वंशों में से किस वंश ने सबसे पहले शासन किया? राइट आंसर है खिलजी वंश ने सबसे पहले शासन किया था। तो खिलजियों ने कब से कब तक शासन किया? क्लियर करते हैं। 1290 से लेकर के 1320 तक खिलजियों ने शासन किया। उसके बाद 1320 से लेकर के 1414 तक तुगलकों ने शासन किया। उसके बाद सैयद वंश ने शासन किया 1414 से लेकर के 1451 तक सैयदों ने। फिर उसके बाद कार्यकाल आता है 1451 से लेकर के 1526 तक। यह दिल्ली सल्तनत का पूरा शासनकाल था। ठीक है, 1526 में बाबर आता है, अटैक करता है, गद्दी पर बैठता है, मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। इसने इसी ने बाजार नियंत्रण को कार्यान्वित किया था और इसको दीवान रियासत नाम दिया था। ठीक है, दीवान रियासत, दीवान रियासत कहा था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? वेरी इजी आंसर, जलालुद्दीन खिलजी, जिसने बलवन के उत्तराधिकारी कैकुबाद को मार दिया था। उत्तराधिकारी बलवन का जो था कैकुबाद, इसको मारा था 1290 ईस्वी में। मार के इसने खिलजी वंश की स्थापना की और गद्दी पर बैठा जलालुद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसमें 29 गुफाएं हैं और 1983 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। किसको? अजंता की गुफा को। महाराष्ट्र में है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी सप्तसैंधव में समाविष्ट नहीं हुई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प डी साबरमती। ठीक है, इस काल में नदियों की संख्या लगभग 25 बताई गई थी। ठीक है, सप्तसैंधव काल में। और ऋग्वैदिक काल की नदियां जो है कौन कौन सी हो जाएंगी?
सिंधु, सतलज, रावी, झेलम, चेनाब, ब्यास और सरस्वती, ये सभी ऋग्वैदिक कालीन नदियां थी और प्रसिद्ध 10 राजाओं की जो युद्ध थी परुस्नी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, इसको परुस्नी नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सही जवाब है विकल्प डी, सोम और इस पर पेय नामांकित देवता को। ठीक है, अगला प्रश्न, बोगास कोई का महत्व इसलिए है कि, सही जवाब है, वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए उसमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, बोगास को अभिलेख में। और 1400 का संधि पत्र अभिलेख है जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत ये 4 देवता हैं, और भी देवताएं हैं लेकिन ये मुख्यतः 4 वैदिक देवताओं के नाम उसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? ये हुआ है बनावली से, जो हरियाणा का हिसार जिला में पड़ता है, और इसकी खोज जो है 1973-74 ईस्वी में R.S. विष्ट ने की थी। उनका नाम था R.S. विष्ट, इनके द्वारा ही खोज की गई थी बनावली स्थल का, जहां से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। और इस स्थल से कालीबंगा की तरह ही हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृति के अवशेष मिले हैं। यहाँ दुर्ग का निचला नगर और अलग अलग ना होकर के एक ही प्राचीर से घिरा हुआ करता था, और यहाँ से मिट्टी के बर्तन, गोलियां, क्या क्या, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी बर्तन, और क्या क्या मिले हैं, गोलियां, बनावली से जो जो चीज मिले हैं, मनका, जिसको मनके कहते हैं, मनके बनाने का कारखाना भी, तांबा का वानाग्र, तांबा का वानाग्र मिला है यहां से। ठीक है, और हल की आकृति भी यहीं से मिली है, तो यही प्रश्न पूछा गया था, हल का टेराकोटा तो बनावली से, मिट्टी का बर्तन, गोलियां, मनका, तांबा का वानाग्र जो है यहाँ से ही मिला है। ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो एक भी फैक्ट्स छूटने ना पाए, एक क्लियर करके जाना है। आप लोग यहाँ पर एक चीज देख लीजिएगा, धौलावीरा से क्या क्या मिला है, कालीबंगा से क्या क्या मिला, लोथल से, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से क्या क्या वस्तुएं मिले हैं, इसको भी आप लोग क्लियर कर लीजिए। बाकी आगे टेस्ट में क्वेश्चन आएगा तो मैं क्लियर करूंगा ही, लेकिन आप लोग गूगल कर लीजिए या कोई भी ऑथेंटिक बुक से आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्रा में कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, तृतीय, जो बुद्ध के परिनिर्वाण के 236 वर्ष बाद सम्राट अशोक के संरक्षण में तीसरा बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो है बौद्ध ग्रंथ कथा वस्तु के रचयिता मोगलीपुत्र तिस ने की थी। किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस, इसने इसकी अध्यक्षता की थी, और इसका उद्देश्य था संघ भेद करके विरुद्ध कठोर नियम का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को कई स्थान प्रदान किया जाना। और भी संगीतियां कौन कौन सी हुई थी, तो सबसे पहले यहाँ ना क्लियर कर लेते हैं, ये क्वेश्चन ना पूछा जाता है, इसको ना क्लियर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको मैं इरेज कर दूं, आप लोग अगर नोट कर लिए होंगे तो। चलिए सबसे पहले देखते हैं, यहां तो दिया ही गया है, इसी में नोट कर लिया जाए। पहला बौद्ध संगीति कब से कब तक हुआ था? पहला जो हुआ था 483 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, और ये कहां पर हुआ था? राजगृह में, राजगृह में हुआ था पहला बौद्ध संगीति। ठीक है, और महाकश्यप जो थे अजात शत्रु, इसने अजात शत्रु का कार्यकाल था, और अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप, महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। उस समय राजा कौन था? अजात शत्रु, अजात शत्रु के कार्यकाल में हुआ था। दूसरा बौद्ध संगीति होता है 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, कहां पर? जगह का नाम है वैशाली। ठीक है, और साब कमीर इसकी अध्यक्षता किए थे, साब कमीर उसका नाम था, अध्यक्षता, और उस समय राजा था कालाशोक का शासनकाल हुआ करता था। ठीक है, तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था, मैंने अभी आपको नोट करवाया था, चीजें क्लियर है। चौथा बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी, इस जो ईस्वी आया था फर्स्ट ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कश्मीर का कुंडल वन क्षेत्र था। कहां पर? कश्मीर का कुंडल वन, कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, और वासुमित्र और अशुघोष इसका अध्यक्षता किए थे। किसने? वासुमित्र
प्लस अश्वघोष, इन्होंने दोनों मिलकर अध्यक्षता किया। कनिष्क का शासनकाल था। ठीक है, तीसरा कहां हुआ था? तो तीसरा हुआ था, तीसरा भी नोट अभी कराया था मैंने, फिर से नोट करा दूं, 250 ईसा पूर्व में हुआ था। कहां पर? ये हुआ था पाटलिपुत्र में। शासनकाल अशोक का, अध्यक्षता किसने की? तो मोगलीपुत्र तिस्य ने। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आखिरी प्रश्न है यह, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? सही जवाब हो जाएगा, यह बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित करके 3 भाग में बांटा गया, जिसको त्रिपिटक कहा गया। त्रिपिटक में कौन कौन से चीज आते हैं इसको जान लेते हैं। हिस्ट्री का क्लास चल रहा है, जाकर के देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री से ही शुरू हुआ है। त्रिपिटक जो होते हैं कौन कौन से? विनय पिटक, ठीक है, उसके बाद सुत्त पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, ये त्रिपिटक है, एक विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। तो ये बौद्ध धर्म की एक धार्मिक पुस्तक है, और त्रिपिटक जो है धर्म के आदेश और सिद्धांत नियम को दर्शाने का काम करता है। चलिए पूरा टेस्ट कंप्लीट हो गया। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। जनवरी में एग्जाम होने वाला है, टेस्ट सीरीज पे ज्यादा ध्यान दीजिए। जो भी चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना है उसको पढ़ते चलिए। टेस्ट सीरीज भी उसी तरह से संगठित करके एकत्रित करके बनाया गया, उसी तरह के प्रश्न, ताकि सारे टॉपिक्स आपके धीरे धीरे कवर हो जाएं। जो टॉपिक से मैंने क्वेश्चन क्लियर करा दिया, मैंने बोल दिया कि इससे अधिक अधिक नहीं पढ़ना है आपको। आपको जिस जिस टॉपिक के बारे में मैंने कहा कि यहाँ से आपको पढ़ना है उसको जाकर जरूर पढ़ें। सेम डेट में पढ़े क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट में वीडियो को एंड करके देखिए कि कहाँ कहाँ मैंने बोला था, नोट कीजिए कॉपी पेन लग करके कि क्या क्या चीजें हमको गूगल सर्च करनी है, कौन कौन सी चीजें बुक से पढ़नी है। अगर आपके पास बुक नहीं है, गूगल ऑथेंटिक कोई वेबसाइट पे जाइए, वहां से पढ़िए। ठीक है, तो मिलेंगे अगले टेस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।